नमस्कार सभी को। मैं देवेंद्र मणि त्रिपाठी, पीजीटी हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 झांसी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को 11th क्लास के सेकेंड थीम राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगा। यहां पर हम दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ नगरों का निर्माण क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ। साथ ही लेखन कला का विकास, ये टेम्पल्स है उनका, इसको हम लोग क्या कहते थे, जिगुरस कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसके बारे में, मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था। जिगुरस। ये मून टेम्पल्स है उनका, देखिए। अब हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण कैसे होता था और उसका मेंटेनेंस कैसे होता था। तो जैसे कि किसी आपके घर के हेड आपके फादर हैं, वैसे मंदिरों के हेड वहाँ के मेन देवता होते थे। ठीक है, ये माना जाता था कि जो पूरे राज्य के खेतों के और जो भी मछली का उत्पादन होता है सभी के हेड जो हैं वो देवता हैं। तो इसी कारण से लोकल कम्युनिटी उनका प्रोडक्शन करने के बाद कुछ हिस्सा मंदिर के देवता के पास लाते थे वो लोग। इसके बाद हमें जानकारी कैसे मिली है, मंदिरों के पास मछलियों की हड्डियां मिली हैं खुदाई करने पर, जिससे हमें पता चला है कि लोग ये साथ में फूड ग्रेन्स, ब्रीडिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, ये सब एक्टिविटी भी वहाँ पे होती थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर ये सब पता चला है हमें। थर्स टेम्पल्स बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। शहरी केंद्रों का मेन हब बन गया मंदिर। बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, एम्प्लॉइंग मर्चेंट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रीस्ट नामक राजा होता था मंदिर का पुजारी, वो यही मंदिर बैठता था और सारे रिटर्न रिकॉर्ड वगैरह, सिलाई बुनाई के काम सभी मंदिरों में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। एंड अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन, फ्लो, एनिमल, ब्रीड, बियर, फिश एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीज़ें का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी मंदिरों में होता था। तो जब सब कुछ मंदिरों के पास में होगा तो मंदिरों का इम्पोर्टेंस तो बढ़ ही जाएगा। अब हमें पढ़ना है रोल ऑफ किंग इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। मंदिरों के निर्माण में राजा की भूमिका। कौन मंदिर को बनाता था? राजा। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज दैट विलेज वर periodically relocated in Mesopotamian history because of flood in the river and change in the course of the rivers. पुरातात्विक खुदाई से हमें ये जानकारी मिली है कि कई बार गांव को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता था, बदलते शिफ्ट होते रहते थे। क्यों होते रहते थे? गांव डिपेंड है नदियों पर, और नदियां ही अपना जो धारा है जिस जहाँ से बहती थी वो बदल देती हैं। तो क्या होगा फिर, जहाँ नदियाँ रहेंगी, जीने के साधन रहेंगे, पानी, वहीं पर गांव बस जाते थे। ये तो इसमें तो कोई ह्यूमन का यूज नहीं था, ये तो नेचुरल क्लाइमेटीज है। लेकिन कुछ समस्याएं वहाँ के जो सिटीजन्स थे, निवासी, वो भी क्रिएट करते थे, मैन मेड प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि नदियों के ऊपरी हिस्से में रहने वाले लोग पानी को अपने खेतों की ओर मोड़ देते थे, ज़्यादातर यूज वही खुद पानी करना चाहते थे। उसका परिणाम क्या होगा कि नीचे रहने वाले नदियों के पानी का नहीं पा पाएंगे, पानी उनके लिए दूर की चीज़ हो जाएगा। देयर वाज कॉन्टीन्यूअस, इसी बात के लिए गांव में ज़मीन और पानी को लेकर के युद्ध होता रहते थे, झड़प होती रहती थी। हर गांव का अपना एक चिफ्टन होता था, मुखिया, जो इस झगड़े को लीड करता था। ठीक है, और इसमें जो ग्रुप जीतता था वह अपने फॉलोअर्स को बूटी यानी लूट का माल देता था।
साथ में हारे हुए लोगों को कैदी बना लिया जाता था। इस तरीके से गांव में संसाधनों के लिए, पानी और ज़मीन के लिए झगड़े होते रहते थे। ये आम ठीक है। हमें इन सब के बारे में जानकारी रिटन डॉक्यूमेंट्स और समय के कुछ मंदिरों के सोर्सेज से जानकारी मिली है। आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ किंग इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल इन मेसोपोटामिया। इसके अंतर्गत क्या है कि राजा ने मंदिरों के डेली के कामकाज के लिए बहुत सारे गार्ड्स और सर्वेंट को तैनात कर रखा था। The chiefs also offer precious booty to the gods to beautify temples. जो राजा लूट का माल होता था उसको कुछ न कुछ आय इनकम को मंदिर को सौंदर्यीकरण में लगाता था। He organized the distribution of temples wealth by keeping God. ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। मंदिरों के निर्माण में वो धन भी खर्च करता था, संगठन भी बनाता था। This gave the king high status and authority. ऐसा क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी लोगों का मंदिर और देवताओं के प्रति आस्था थी, जिससे कि राजा के द्वारा इस काम को लीड करने के कारण से राजा का महत्व बढ़ गया। पहले बार बार मुखिया बदलते रहते थे, लेकिन बाद में राजा ने अपनी इम्पोर्टेंस ही समाज में इस्टेब्लिशमेंट कर ली। वार कैपेसिटिव एंड लोकल पीपल्स हैड टू वर्क फॉर द टेम्पल्स और फॉर द रूलर्स। जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें राजा के साथ साथ मंदिर में ज़रूर काम करना पड़ता था। हो सकता है राजा काम कभी वो ना कर सके, लेकिन फिर भी मंदिरों का काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बदले में उन्हें कुछ जीने सर्वाइव करने के लिए जैसे ऑयल, फूड, ग्रेन्स, ये सब समय समय पर मिलते रहते थे। हज़ारों की संख्या में लोग इस काम में लगे हुए थे। ग्रुप शहर जानकारी मिलती है कि मंदिर निर्माण में लगभग 1500 लोग लगे हुए थे। लगभग 10 आवर्स तक रोज काम करते थे लोग, 10 घंटे पर डे। ठीक है, तब जाके बड़े बड़े जिगरेट्स बन के तैयार हो पाए। वो भी हैं वहाँ मेसोपोटामिया में, आप लोग जाके देख सकते हो। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड रेशंस। ठीक है, जो काम करते थे उन्हें मिलता था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स वर पुट टू वर्क मेकिंग एंड बैंकिंग बेकिंग क्ले कोन्स और फॉर टेम्पल्स। मंदिरों के जो सुंदर सुंदर अपने हाथों से मिट्टी से कोन बनाते थे, यानी शंकु टाइप के आकार का, त्रिभुज के आकार का, और बना के कलर करके मंदिरों की दीवारों पर लगा दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से कई वहाँ पर स्कल्पचर्स का निर्माण करना और मूर्तिकला, पत्थरों से बनाई हुई चीज़ें, ये सब चल करके बाद में कुम्हार के जो होता है चाक जिसमें निर्माण होता है वो भी बनाया और काम किया गया उससे। अब इस चैप्टर का हम काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। लाइफ इन द सिटी ऑफ उर शहर के बारे में, शहरी जीवन कैसा था, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जिस तरीके से डिस्कस करेंगे, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हमेशा इन्हीं सब पॉइंटों को सामने रख करके डिस्कस किया जाता है। जैसे कि हम लोग पहले वहाँ की फैमिली सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फैमिली जॉइंट थी कि न्यूक्लियर थी। मेसोपोटामिया के जो समाज में हमें न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है, और बच्चों हमेशा आज भी शहरों में जनरली न्यूक्लियर फैमिली ही पॉपुलर होती है, क्योंकि लोग गाँव को छोड़ करके अपने परिवार के जो और भाई बंधु होते हैं वो छोड़ कर शहरों में अपना अकेले आते हैं। द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। घर का मुखिया हमेशा पापा होता था, जिसको चाहे घर से निकाल दे, जिसको चाहे घर में रखे। फिर आगे हम बात करेंगे मैरिज, विवाह के बारे में बात करेंगे। वी नो लिटिल अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ मैरिज। कुछ हमें कुछ ही जानकारी मिलती है विवाह के बारे में। क्या जानकारी मिलती है कि डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस
टू मैरी बाय द राइट पेरेंट्स। लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप एक दूसरे को देखते थे, जैसे आज भी होता है। जब उनको पसंद आ जाता है, ठीक है, जैसे वो marriage.com का प्रचार आता है कि कुछ भी हो लड़का अच्छा है, तो इसी बेस पर शादी का प्रोग्राम आगे बढ़ाए जाते थे। आगे बढ़ाने के दौरान जैसे अभी भी होता है कि लड़के वाले कुछ लड़की के लिए लेके आते हैं, लड़की वाले भी कुछ लड़कों के वालों को गिफ्ट देते हैं। इससे उनका रिश्ता पक्का हो जाता था, ठीक है। जब शादी होती थी तो उनके लिए पार्टी दी जाती थी, जैसे आज का होता है बफर सिस्टम, खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती थी, लोग इंजॉय करते थे। और लड़की का फादर जो लड़की के हिस्से में प्रॉपर्टी है वो उसको शादी के साथ दे देता है, ठीक है। बाकी चीज़ें पर लड़के का अधिकार होता, लड़की का हिस्सा शादी के साथ में दे दिया। अब हमें पढ़ना है टाउन प्लानिंग ऑफ उरूप शहर के बारे में। वो हमें ये देखने मिलती है कि जो मेन उरूप शहर है उसको बनाने में कोई टाउन प्लानिंग नहीं की गई। नतीजा क्या हुआ कि उसकी सड़कें जो थी बड़ी सकरी थी, यहाँ कोई बुलक कार्ट वगैरह भी नहीं घुस सकता था, ठीक है। बड़ी मुश्किल से लोग घरों में पहुँचते थे। सामान यदि आपको ले जाना है तो डंकी के क्लिप लाद के ही आप ले जा सकते हो, फूड ग्रेन्स, लकड़ियाँ वगैरह, छकरी सकरी गलियों में, बाकी संभव ही नहीं था। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रीट ड्रेन्स वर एब्सेंट। ना तो कोई नगर नियोजन मिलता है, ना तो जल की निकासी कैसे हो इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जबकि हमारे देश की जो भारत के जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सभ्यता है, वहाँ पर हमें टाउन प्लानिंग भी देखने को मिलती है, वहाँ हमें ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है। यानी हमारी इंडस वैली सभ्यता इस मामले में ज़्यादा एडवांस थी। इंस्टीड ऑफ ड्रेन क्ले पाइप्स वर फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। अब क्या है कि जब कभी हैवी रेन होगी तो यदि हर घर से पानी निकलेगा नेरो स्ट्रीट में, तो नेरो स्ट्रीट तो पूरा नाला बन जाएगा। लोग क्या करते थे कि ज़्यादातर रेन का पानी अपने कोर्ट यार्ड में ही इकट्ठा करके रखते थे। कोर्ट यार्ड में गड्ढा कर देते थे जहाँ पानी इकट्ठा होता रहता था, ओके। साथ में अपने रूफ, छतों का निर्माण भी ऐसा करते थे वो लोग कि छत के नीचे अंदर वाली साइड में पानी भर जाता था, बाहर नहीं निकल पाता था, ठीक है। हर घर से पानी इतना निकलेगा तो फिर सड़कें नदी बन जाएंगी। लेकिन लोग करते क्या थे कि अपने घर से बाहर कचरा फेंक देते थे, ठीक है। नतीजा क्या होता था कि कचरा लोगों के पैरों से घरों में ही आता था। कुछ समय बाद सड़कें और ऊंची हो जाती थी, इससे रेन वाटर का पानी घर के अंदर आने लगता था, मिट्टी की कीचड़ वगैरह, ठीक है। उस समस्या को करने के लिए लोग अपने दरवाजे का जो एंट्रेंस है उसी को ऊंचा करने लगे। हमें ये भी जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया में घर के अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा रहता था, उजेला सिर्फ दरवाजे से ही आता था, जो कि आंगन के पास खुलता था और कोई रास्ते में नहीं था। विंडोज़ वगैरह तो हमें काफ़ी नहीं मिली हैं, सेंस ऑफ विंडोज़ इन मेसोपोटामिया। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट सुपरस्टिशियस ऑफ मेसोपोटामिया या उरूप शहर। सुपरस्टिशियस 3 प्रकार की थी वहाँ पर, ध्यान देना। ये माना जाता था कि यदि आपके दरवाजे की जो ये डेहरी होती है, थ्रेशोल्ड, यदि ये ऊंची रहेगी तो घर में लक्ष्मी आएगी, धन संपदा आएगी। ऐसा इसलिए लोग करते थे, इसके पीछे रीजन्स था कि पता ही है कि यदि आपका ये थ्रेशोल्ड नीचे रह गया तो बाहर से गंदगी कचरा वचड़ा आएगा, तो कहाँ से लक्ष्मी आएगी, कहाँ से घर में सुंदरता रह जाएगी। इसीलिए अपना थ्रेशोल्ड वो लोग ऊंचा करके रखते थे। नेक्स्ट, वहाँ सुपरस्टिशियस अंधविश्वास था कि ए फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अदर हाउसेस वर लकी। यदि आपके घर का दरवाज़ा सामने वाले पड़ोसी दरवाजे सामने नहीं खुलता है तो आप लकी पर्सन कहलाओगे, ठीक है। तो इसके पीछे भी उनका मतलब यही था कि अगर आमने सामने दरवाजे खुलेंगे एक दूसरे के घरों में ताक झांक करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए जिसका दरवाज़ा खुलता था अगला बंदा उसके अपोजिट साइड में दरवाज़ा खुलता था।
अगला पॉइंट ये है कि द मेन डोर्स ऑफ द हाउस ओपन आउटवर्ड्स द वाइफ वुड बी ए टॉर्मेंट और टू हर हस्बैंड। अब ऐसा होगा ही, जैसे कि सपोज दोनों के दरवाजे आमने सामने खुलेंगे, तो सपोज आपके घर की जो औरतें हैं उनका किसी पड़ोस के लोगों के साथ में रिलेशन बन गया तो झगड़े की शुरुआत हो ही जाएगी। पति पत्नी बीच में दोनों दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, कलह होगी। तो उसके लिए उन्होंने प्रोसीजर बना दिया कि आपके घर का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। फिर हम लोग सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। सिमेट्री के बात में बात करने पर पता चलता है कि हमें बहुत सारे वहाँ पर बरीड मिलते हैं जिनमें लोग अपने घरों के फर्श में ही लोगों को दफना दिया था। साथ में जुड़ी हुई चीज़ें भी वहाँ पर हमें फार्मर्स एंड पेस्टोरल के बीच में फाइटिंग देखने को मिलती है। तो फाइटिंग इस तरह हो जाती थी कि ये जो नोमैटिक लोग थे ये अपने एनिमल को लेके जिस भी एरिया से निकलते थे उनको पानी पिलाने के लिए, तो ये क्रॉप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते चले जाते थे, फसलों को नष्ट करते थे, जिससे किसान कई बार रोकते थे या मार देते थे इनके जानवरों को। नतीजा क्या हो, दोनों ग्रुपों में झगड़ा। उसमें लॉस ज़्यादातर फार्मर को ही होता था, क्योंकि ये लोग फार्मर के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनके घरों को भी जला देते थे और मारते पीटते भी थे और भाग जाते थे कहीं पर। दोबारा इन्हें पकड़ना भी संभव नहीं हो पाता। ठीक है, हमारी शहर कुछ और विशेषताएं क्या बताते हैं कि लोग उस शहर में आसपास की जगहों से घूम फिर करके आए थे। वुड कम्स एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबर्स, हायर सोल्जर्स एंड सेटल डाउन, और यहाँ आकर के बस गए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए बेटर कंडीशंस थी जीने के लिए, इनकम के सोर्सेज थे, इसलिए यहाँ आकर के बस गए। दीज इंक्लूडेड द कार्डियंस, एमोराइड्स, असीरियन एंड अर्मेनियंस। इन जो लोग आसपास माड़ी शहर में आके बसे, इनमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो इतने लोग शामिल थे। माड़ी शहर का जो राजा था वो उनमें से एमोरॉइड्स, ठीक है, ये भले ही एमोरॉइड्स था लेकिन इन्होंने मारी जो लोकल कल्चर के देवता हैं डागन नामक उनका मंदिर बनवाया, ठीक है, और इस तरीके से उसने वहाँ के कल्चर को ऑप्ट किया, सम्मान दिया। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर्स वर ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स। तो जैसे अमेरिका है या बॉम्बे है, यहाँ पर हर कल्चर के लोग जाते रहेंगे, फिर दूसरे कल्चर को सम्मान वहाँ पर देना ही पड़ता है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि लोकल वहाँ का कोई था नहीं, सभी लोग आसपास के एरिया से ही आए थे। थस द विटैलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वाज ऑफ कोर्स एंड इंटरमिक्सचर कल्चर, ठीक है, कल्चर आपस में काफ़ी मिक्स हो गई थी। मुहारी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड। हमारी शहर के बारे में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये ट्रेडिंग सेंटर में तो अच्छा था लेकिन मिलिट्री रूप से उतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग आए थे उनमें काफ़ी कई बार फाइट होती थी, मिक्सअप नहीं हो पाए थे, ठीक है, तो कोई झगड़े हो सकता नहीं था, तो मिलिट्री रूप से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया था, लेकिन ट्रेड के मामले में ये मेसोपोटामिया का नंबर 1 शहर था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं माड़ी शहर के बारे में सेटेलाइट से। कैसे देखो, यूरोफ्रेट्स रिवर जो बह रही है उसके ऊपरी हिस्से में था ये, ठीक है। यूरोफ्रेट्स रिवर से ही कुछ पानी शहर के अंदर भी ले आया गया था ताकि लोगों को अपनी नीड्स के हिसाब से पानी, एनिमल के लिए पानी मिल सके, इस तरीके से उन्होंने किया था। देखिए डेवलप हमारी शहर में इस कल्चर्स वगैरह कितनी डेवलप कंडीशन में थी उस समय, इतना अच्छा चित्र बनाया गया था। सील भी देख लीजिए, हमारी रिमेन्स कितना अच्छा इसमें कला दिखाई गई है, देख लीजिए आप। बोट के पहिए सब वहाँ पे बनते थे, ट्रेडिंग सेंटर था कहती है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 में एक पॉइंट है
कि ये लोग कौन कौन सी गुड्स का ट्रेड करते थे और कहाँ कहाँ से करते थे, ये पॉइंट हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो ये लोग को चाहिए था क्या क्या चीज़ें, वुड, कॉपर, वाइन, टिन, ऑयल, ऐसा सब चीज़ चाहिए था। ठीक है, कहाँ से आएंगे, वर कैरीड इन बोट्स अलॉन्ग यूरोपेट्स बिटवीन द साउथ एंड टर्की, सीरिया एंड लेबनान। इन देशों से सामान मेसोपोटामिया में आता था बोट वगैरह की हेल्प से। बोट्स कैरिंग ग्रीडिंग स्टोन, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार। ठीक है, तो ये जार वगैरह में भर के शराब, ऑयल, ये सब लाए जाते थे। वुड स्टॉप एट मारी ऑन दियर वेज टू द साउदर्न सिटी। ऑफिसर ऑफ दिस टाउन्स वुड गो अब्रोड, इंस्पेक्ट द cargo and levy a charge of about 1/10 the value of the goods. Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, but it was exceptionally prosperous. वही होता है जैसे कि मधुमक्खियाँ जो बटरफ्लाई हैं कहाँ जाती हैं, जहाँ इन्हें फूलों का रस मिलना होता है, वैसे ही राजा के ऑफिसर जहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, में टैक्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, वहीं राजा अपने ऑफिसर भेज देता था ताकि उसको भी अपनी इनकम को बढ़ा। सब चीज़ें जो अभी हमने पढ़ाया आपको टेक्स्ट बुक के 44 पेज पर भी देख सकते हो आप लोग। अब पेज नंबर 45 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर्स का जो इम्पोर्टेंस था इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू में ही जो हमने एक गिलगमेश के बारे में आपको बताया था वो यहाँ पर दिया गया है। वो किस माध्यम से दिया गया है कि मेसोपोटामिया वैल्यूड सिटी लाइफ, मेनी कम्युनिटीज एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर, दे रिकॉर्ड देम इन पोएट्री। इन शहरों के महत्व लोगों के दिल दिमाग में ऐसे बस गया था कि जब वो नष्ट भी हो गए तभी भी लोगों के दिल दिमाग में थे और उसको याद में बना रहने के लिए लोग कविताएं भी करते थे। The epic of Gilgamesh remained as the pride of the Mesopotamians who took in their cities. Gilgamesh was the rulers of Uruk and a great hero who subdued popular peoples far and wide. He got a soft fame, his heroic friend died. वो इतना वीर था कि उसने दुनिया के सभी देशों को जीत लिया था, लेकिन उसको झटका तब लगा जब उसका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड वीर योद्धा था वो मर गया। तो उसके बाद में लगा कि ये तो मर गया, लॉस हो गया, कि मैं फिर क्या करूं, मैं कैसे क्या उपाय करूं कि मैं अमर हो जाऊं। इसके लिए वो दुनिया भर में कई ओशियन को पार किया, कई कॉन्टिनेंट को पार किया, सब जगह घूमा, लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिली। फिर वो हार थक करके अपने शहर रूप आया और यहाँ पर एक दिन टहल रहा था, तभी उसके दीवार के नींव में नज़र गई जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ था, मजबूत। क्योंकि पक्की ईंटों से क्या होता है, मकान मजबूत बनता है। तो उसे भी ये लगा कि जो मेरी नींव है वो यही रूप शहर है, इसलिए मुझे इसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। यही इस नॉवेल का, इस एपिक्स का मेन मतलब था, अपने मेन जो नेटिव प्लेस है, मेन प्लेस का महत्व दिखाना। अब कुछ लास्ट पॉइंट में कंक्लूजन में इसमें
कुछ जो यहाँ के मेन शहर थे, जैसे बेबीलोनिया की एक पावरफुल रूलर्स हैं, नेबुकडनेस्सर, ऐसे ही असीरियाई कल्चर्स लोगों जो ने लाइब्रेरीज बनाई थी उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। ये चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस थे वो हम पिछले पढ़ चुके, डिस्कशन कर चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये असीरियन किंग है जिसका नाम है अशरबनीपाल, कलेक्टेड ए लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल नाइनवे, possessing tablets on history, epics, omen, literature, astrology, hymns and poems. Nabonidus was the last Babylonian king है, who was the world first progist, दुनिया का पहला प्रोजिस्ट है। ठीक है। कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ एंड ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट इन ए सुमेरियन एपिक्स, पोएम्स अबाउट इन्ने मरकर्स द फर्स्ट किंग ऑफ रू। जो इन्ने मरकर की कहानी है, ये वहाँ के पहले राजा हैं। ये मैप में आप लोग देख सकते हो बेबीलोनिया कहाँ पर डेवलप हुई, मारी शहर कहाँ था, ओके, असीरिया कहाँ पर डेवलप हुआ, ताकि मैप भी आप लोग भर सको। पूर्व शहर के बारे में नीचे दिया गया है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ये फर्टाइल कीसेंट, अक्काड, सब के बारे में दे सकते हो आप लोग। उरूक शहर के बारे में दे सकते हो, बेबीलोनिया। थैंक यू सभी को देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब हम फिर कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।